हमारे सभी दर्शकों और इष्ट टीवी ज्ञान प्रकाश के सभी सब्सक्राइबर्स को 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा प्यारा भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है फ्रेंड्स। और हम कामना करते हैं कि हमारा भारत लगातार उन्नति की ओर बढ़ता रहे। और दोस्तों, उन्नति के लिए जितना भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, जितना भी योगदान हम दे सकते हैं उतना देंगे। और सबसे पहले तो हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा, और खुद को अगर आप सक्षम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को जारी रखें, क्योंकि एक सक्षम नागरिक ही एक सक्षम देश का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी है और आने वाली परीक्षाओं की पूरी तैयारी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स नोट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहले से हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया? और ये हैं आपके ऑप्शन, जिसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। 2022 की थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है 25 जनवरी को, जबकि विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को। दोनों को याद रखना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। भारत में इस दिन की शुरुआत 1948 में हुई थी, जब देश आज़ाद होने के बाद भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन यातायात समिति का गठन किया था। इसके 3 साल के बाद 1951 में कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई थी। इस दिन को मनाने की शुरुआत पर्यटन का महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके सामाजिक, राजनीतिक, फाइनेंशियल और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका नॉलेज लगातार बढ़ता रहे और नई नई जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ आप उठा सकें, इसके लिए एक नया चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सरकारी सुविधा इन्फो। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी सरकारी सुविधाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि इन सुविधाओं का कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि पीएम किसान निधि से संबंधित जो समस्याएं हैं, साथ ही साथ राशन कार्ड कैसे आप बना सकते हैं, वोटर कार्ड कैसे बनवा सकते हैं आप, और इसको कैसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, श्रम कार्ड क्या है, कैसे आप इसे बनवा सकते हैं, और अपना जो आधार कार्ड है अगर उसमें कोई चेंजेज आपको करना है तो किस प्रकार से आप करेंगे, सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए आपका मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं, उनकी कहानियों को जानना और समझना, ये हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाती है, राह दिखाता है। तो इसके लिए आपको एक और चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बी विनर। इस चैनल पर हम आपको मोटिवेट करने वाली लगातार ऐसी स्टोरीज पब्लिश कर रहे हैं जिसको जानकर, जिसको सुनकर आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। तो दोस्तों, दोनों चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन सी विनोदानंद झा, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो विनोदानंद झा को 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विनोदानंद झा को। तो PMLA क्या है आपको बताना चाहेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, PMLA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसका अधिदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किए गए संपत्ति के आदेशों की कुर्की के मामलों और इसकी निरंतरता और आगे की जब्ती या रिहाई के लिए जांच के गुणों को देखते हुए आदेश देना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए NDA सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। PMLA और उसके तहत नियम जो हैं वो अधिसूचित अधिनियम, ये 1 जुलाई 2005 से लागू हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है।
देखिए फ्रेंड्स, चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार अपना 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है और 2022 में इसकी थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में वोटिंग के लिए वर्तमान में 18 साल की आयु निर्धारित है। संसद ने 1988 में 62वें संविधान संशोधन के जरिए मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इसे 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया? और दोस्तों इसका उत्तर जाएगा 25 जनवरी को ही मनाया गया हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी शिमला है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य झीलें हैं उसमें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील और भृगु झील मुख्य हैं। दर्रों में रोहतांग दर्रा, सिपकी ला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा जाना जाता है। राज्य पशु है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो है यह लद्दाख का भी राज्य पशु है। पक्षी है, राज्य पक्षी है जुजू राणा और राज्य वृक्ष है देवदार। यहाँ पर जो नृत्य किया जाता है यानी कि फोक डांस है वो है छपेली और तंडा नाव। तंडा नाव और छपेली। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो उमंग नामक एक रंगोली उत्सव का आयोजन किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं वो कौन हैं? बताओ। तो याद रखना कि हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री, उनका नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो ये याद रखना आप। वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी हैं और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उमंग नामक एक रंगोली उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से लगभग 50 से अधिक टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है कुल 29 बच्चों को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। PMRBP पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि लद्दाख ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। अब ये भी याद रखना कि जो ये राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप थी, क्रम में 9वीं थी। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किया गया था। चैंपियनशिप में दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरिंदर मोहन बाली। डॉक्टर सुरिंदर मोहन बाली हैं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष। हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? जय भीम, मरक्कर या उपयुक्त दोनों? सही जवाब ऑप्शन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जय भीम और मरक्कर दोनों को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और आपको बता दें कि 2021 में जो ऑस्कर दिए गए, इनका जो क्रम था वो 93वां था। इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई थी नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फ्रांसिस मैकडॉर्मेट को नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर नोमैडलैंड मूवी के लिए क्लोज हावो को दिया गया था। तो ये 4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। हाल ही में
द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को किसने लिखा है? एक किताब आई है द एंजल्स ऑफ कैलाश। तो इस किताब को किसने लिखा दोस्तों? तो इस किताब को लिखा गया है सुबीरा प्रसाद के द्वारा। सुबीरा प्रसाद ने इस किताब को लिखा है। और ये किताब जो है ये 3 भागों में होगी। ये दूसरा भाग होगा। इसका पहला भाग था द डेमोन्स ऑफ जयत्रा। क्या नाम था? द डेमोन्स ऑफ जयत्रया। द डेमोन्स ऑफ जयत्रया। ठीक है, तो ये पहली किताब थी। दूसरी किताब है द एंजल्स ऑफ कैलाश। तीसरी किताब का नाम होगा द कुंभ पैरेसी, जो कि ये लास्ट किताब होगी। ठीक है, तो ये याद रखना आप, द कुंभ कॉन्स्पिरेसी ये इसकी तीसरी किताब होगी, जो कि अभी आई नहीं है। 2 किताबें इस स्टेज की आ चुकी हैं। और ये भी याद रखना कि सुबीरा प्रसाद की किताब है ये, सुबीरा प्रसाद द एंजल्स ऑफ कैलाश। हाल ही में आईपीएल के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी की जो टीम है उसको क्या नाम दिया गया है? बेसिकली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आईपीएल के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी का क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइजी को लखनऊ सुपर जायंट नाम दिया गया है और इसका स्वामित्व है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का। कप्तानी करेंगे इसके लिए केएल राहुल। आईपीएल में 2 नई टीमें जो शामिल हुई हैं उनमें एक अहमदाबाद की टीम है, दूसरी लखनऊ की टीम है। अब आईपीएल में कुल 10 टीमें हो गई हैं। आईपीएल 2021 के बारे में बात करें तो इसका फाइनल हुआ था यूएई में। विजेता रहा था सीएसके और उप विजेता रहा था केकेआर, यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने किसको हराया था? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुने गए थे हर्षल पटेल। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे हर्षल पटेल आरसीबी। और 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा टाटा ग्रुप। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने का समझौता किया है? हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने का समझौता किया है? तो याद रखना फ्रेंड्स कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मिलकर बना रहे हैं आदि बद्री बांध। ठीक है, तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा। प्रस्तावित बांध का उद्देश्य 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा, जो यमुनानगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में गिरती है। आदि बद्री बांध के निर्माण की कार्यकारी एजेंसी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। आप बाहर निकलिए, देखेंगे आप, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, आपको हर जगह खीरा खाने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और खीरा हमारे यहाँ कई तरीके से प्रयोग में भी लाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम खीरे के सबसे बड़े निर्यातक देश भी बन गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2021 में 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खीरे का निर्यात किया है, जबकि 2020-21 में निर्यात 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हुआ था। बात खीरे की हो रही है तो आपको याद आना चाहिए कि खीरे को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था और ये खीरा था मीठा खीरा, जो कि नागालैंड में उगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और अब बारी है आज के प्रश्न की। ये बताइए कि निम्नलिखित में कौन अरब सागर में नहीं गिरता है? नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी या फिर कृष्णा नदी? और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच किसी भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हों इसे शेयर कर दीजिएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका कमेंट करके आंसर हमें जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।